सो हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आया है हिस्ट्री MN2A, जिसमें आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भारतीय कला का इतिहास, यानी कि हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन आर्ट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो है ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि MN2 का पढ़ाते, यानी कि माइनर का पढ़ाने के लिए कमेंट आ रहा था। तो आज हम उन्हीं के लिए लेकर आएंगे वीडियो। तो जिनका है वो इससे देख ले, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने समृद्ध विरासत के कारण भारत को अतीत में सोने की चिड़िया, यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीय कला के शुरुआती रूपों की उत्पत्ति लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुई थी, और इन रूपों का इतिहास सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। देश की विविध संस्कृति, सौंदर्य संबंधी उत्कृष्ट कृतियाँ पर अपनी प्रभावशाली छाप रखती है, चाहे वह पेंटिंग, मूर्तियाँ, लेख या संगीत रचनाएं हों। तो भारत जो है ना, यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है, यहाँ के संगीत है इतने अच्छे कि जो है ना, भारत बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में हमारा भारत बहुत प्रसिद्ध है। सुरमय परिदृश्य और गौरवशाली इतिहास से समृद्ध होने के कारण भारत आध्यात्मिक के साथ साथ आधुनिकता के शानदार संयोजन के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय कला के इतिहास की एक मज़ेदार यात्रा पर ले जाएंगे। इसके मील के पत्थर के साथ साथ विभिन्न शैलियों और रूपों का विस्तृत अवलोकन करेंगे। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, ये सारा कुछ यहाँ दिया गया है। भारतीय कला का संक्षिप्त इतिहास। प्राचीन काल, सिंधु घाटी कला है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म ने कला को प्रभावित किया, इस्लामी प्रभाव, औपनिवेशिक युग, फिर स्वतंत्रता युग। भारतीय कला के इतिहास, शैलियाँ, मधुबनी चित्रकला, वर्ली पेंटिंग, लघु चित्रकारी, कलमकारी, तंजौर पेंटिंग। भारतीय कला का इतिहास, रूप, वास्तुकला, चित्रकला के विद्यालय, भारतीय कला का इतिहास। तो ये सारा जो है हम अभी करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए देखते हैं भारतीय कला का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय कला की उत्पत्ति सभ्यता की जड़ों में पाई जाती है। बिल्कुल ये बात तो सही है कि ये जो हमारी जितनी भी सभ्यता है ना, ये सभ्यता के हर जड़ों में पाई जाती है भारतीय कला का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, तब अधिकांश भारतीय कला रूपों की उत्पत्ति हुई थी। विभिन्न अवधियों के दौरान भारतीय कला के इतिहास को समझने में आपकी मदद करने के लिए हमने उन समय के दौरान पाए गए विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करते हुए एक व्यापक तालिका तैयार की है। आइए देखते हैं प्राचीन काल, यानी कि यहाँ हम बताएंगे कि कौन से काल में कैसे कैसे जो है चित्रकारी आए, कैसे कैसे कला आए, ये सारा हम आपको बताने वाले हैं। प्राचीन काल का पहले देख लेते हैं। पुरातत्ववादियों को भारत में प्रागैतिहासिक रॉक कला के साक्ष्य मिले। पुरातत्व जो होते हैं ना, ये जो है ना खोज करते हैं कि कौन से जो है, मतलब कोई अगर हमें कला का स्रोत मिला तो वो कितने साल पुराना है, कैसा है, कब का है, ये जो है इनका पता लगाने वाले होते हैं। ये एक प्रारंभिक कला थी जिसमें गुफा, चट्टानों पर नक्काशी या चित्र शामिल थे। सबसे पुराने उदाहरण मध्य भारत में पाए गए भीमबेटका पेट्रोग्लिफ है, और माना जाता है कि ये कम से कम 290,000 वर्ष पुराने हैं। जानवरों और मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा चित्रों के रूप में रॉक कला का निर्माण जारी रहा। इन चित्रों का सबसे पुराना उदाहरण लगभग 7000 ईसा पूर्व है। ठीक है, और अब देखते हैं सिंधु घाटी कला। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता देश में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो आज एक पाकिस्तान है, फली फूली एक परिष्कृत एवं सभ्य संस्कृति की ओर विकास हड़प्पा काल में हुआ। हड़प्पा काल में जो है ना, बहुत जो है विकास हुआ कला का। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारतीय कला का इतिहास लगभग 3200 से 1200 के आसपास का माना जाता है, जो विज्ञान और संस्कृति में हुई प्रगति से प्रभावित है। इस काल की कलात्मक अभिव्यक्ति का पता शैल चित्रों और मंदिर कलाओं से लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने 2500 और 1800 ईसा पूर्व के बीच सबसे पहले ज्ञात भारतीय कला मूर्तियों का निर्माण किया। वे छोटी टेराकोटा और कांस्य आकृतियाँ थीं, जो जानवरों और मनुष्य जैसे गाय, बंदर और नृत्य मुद्रा को दर्शाती थी। ओके, तो अब देखते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म ने कला को कैसे प्रभावित किया। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है ना, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किसी समय भारत में हुई थी।
धार्मिक कलाकारों ने पत्थरों और कांस्य सहित मूर्तियां बनाई। उन्होंने भारतीय गुफा कला के शानदार नमूने भी पेश किए, जिसमें पूरे मंदिरों को पत्थर में उकेरा गया था और ग्रीक प्रभावित स्तंभों और मूर्तियों से सजाया गया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तिकला भारतीय बौद्धों और हिंदुओं के बीच एक आम प्रथा थी। हिंदू धर्म सदियों तक कला निर्माण शिव और अन्य देवताओं की मूर्ति और उत्तरी भारत में 11वीं शताब्दी में निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर जैसे विशाल पत्थर के मंदिरों का केंद्र बना रहा। तो ये हमने जान लिया बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म ने कैसे कला को प्रभावित किया। अब देख लेते हैं इस्लामी प्रभाव। तो 12वीं शताब्दी में भारत में धीरे धीरे मुस्लिम विजय हुई और उस दौरान विभिन्न इस्लामी राज्यों की स्थापना हुई। भारत में 16वीं शताब्दी में स्थापना मुगल साम्राज्य के तहत इस्लाम को धीरे धीरे महत्व मिला। इस्लामी संस्कृति का सुंदर प्रभाव मुगलों और अन्य इस्लामी शासकों के आक्रमण के साथ साथ आया। 16वीं सदी लेकर 19वीं सदी के मध्य तक मुगलों के शासन ने देश का पूरा स्वरूप बदल दिया और भारत की संस्कृति, पहनावे और विशेषकर भारतीय कला और चित्रकला पर अमिट छाप छोड़ी। उनके प्रभाव का पता उस समय के दौरान उनकी निर्मित वास्तुकला स्मारकों जैसे ताजमहल से लगाया जा सकता है। और फिर और भी बहुत सारी है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। अरे क्या नाम था, दिमाग से निकल गया, कोई नहीं। हाँ, जैसे कि लाल किला है ना, वो भी है। तो ताजमहल भी है। सब आप लोग घूमे हो ताजमहल, वो भी है मुगलों के दौरान, ठीक है, उस समय का। औपनिवेशिक युग देख लेते हैं। भारतीय कला के इतिहास में एक निर्णायक क्षण जो देश की विरासत पर पश्चिमी प्रभाव के दौरान आया 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा के आगमन के साथ था। जैसे मतलब वास्को डी गामा आए ना, तभी जो है ना औपनिवेशिक युग ये शुरू हुआ, जिन्होंने व्यापार के लिए भारत के साथ साथ सीधा संबंध स्थापित किया। 17वीं शताब्दी के दौरान धीरे धीरे फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क और इंग्लैंड के साथ साथ भारत के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में मराठा शासन के पतन के साथ ही यूरोपीय देश इसके विभिन्न क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करने लगे। टीपू सुल्तान की हार के साथ ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ। ओके, 19वीं शताब्दी के मध्य तक देश ने खुद को ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के अधीन पाया। उस दौरान भारत का पश्चिमी और यूरोपीय प्रभाव कुछ ऐसा था कि जिसमें आज भी भारतीय संस्कृति और कला में अनुभव किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय कलात्मक परंपराओं और विदेशी प्रभाव के साथ विलय हो गया। एक रोमांटिक भारतीय शैली विकसित हुई, जिसमें यूरोपीय खरीदारों को खुश करने के लिए पारंपरिक आभूषणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता युग। स्वतंत्रता युग दशकों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भीषण विश्व युद्धों, आक्रमण, उत्पीड़न, संघर्ष, स्वतंत्रता और संस्कृति के विकास के साथ देश संघर्ष एक लंबे दौर से गुजरा और इन पहलुओं ने भारतीय कला और संस्कृति के इतिहास को बहुत हद तक जो है ना प्रभावित किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारतीय कला का इतिहास, यानी कि शैलियाँ देख लेंगे। पारंपरिक भारतीय कला में हिंदू धर्म जो है, इस्लाम और बौद्ध धर्म के धार्मिक चरित्र, देवता और मूर्तियाँ शामिल है, जो सदियों से एक सामान्य विषय रहे हैं। प्राचीन काल में पाई गई मूर्तियों और गुफा चित्रों में मुख्य रूप से मानव, पौराणिक, विस्तृत आभूषण और जानवरों की आकृतियाँ थी। ठीक है, मध्ययुग काल में इस्लाम के साथ साथ भारतीय कला ने भी अलंकारिक प्रतिनिधित्व को नहीं छोड़ा। कला के प्रत्येक शैली अपने तरीके से अनूठी और अत्यधिक सराहनीय है। परंपरागत रूप से ये कला शैलियाँ केवल दीवारों, चित्रों या भित्ति चित्रों में ही मौजूद थी, लेकिन आज वे कैनवास, कागज, कपड़े आदि में भी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न भारतीय कला शैलियाँ की एक सूची दी गई है, जिनमें से कुछ भी अभी भी चलन में है और कुछ अभी भी प्रचलन में नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं चित्रकला। सबसे पहले है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप लोग को समझना है ना, अगर जानना है हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन आर्ट, तो आपको पूरा जो है वीडियो देखना पड़ेगा। इस कला को मिथिला कला के नाम से जाना जाता है, मधुबनी पेंटिंग यानी चित्रकला, और इसकी उत्पत्ति नेपाल में जनक के राज्य और वर्तमान बिहार में हुई। ये कला रूप 1930 के दशक तक शेष विश्व को ज्ञात नहीं था। जब भूकंप के बाद इसकी खोज की गई, ज़्यादातर महिलाओं द्वारा प्रचलित ये पेंटिंग या दीवार भित्ति चित्र देवताओं द्वारा जीवों और वनस्पतियों को दर्शाती है।
ज्यामितीय पैटर्न द्वारा विशेषता इस कला रूप को पारंपरिक और संस्कृतियों के विचारोत्तेजक चित्र के लिए बहुत सराहा जाता है। अब है वर्ली पेंटिंग का ये रूप 2500 ईसा पूर्व का है और इसका अभ्यास महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक की वारली जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये चित्र अधिकतर जनजाति की प्रकृति और सामाजिक रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये जो है खेती, प्रार्थना, नृत्य, शिकार आदि जैसी दैनिक गतिविधि को चित्रित करता है। पीले या लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के ज्यामितीय पैटर्न कुछ मुख्य विषय है। वाली पेंटिंग आमतौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा शादी का जश्न मनाने के लिए बनाई जाती है और उनका उपयोग जो है वारली जनजातियों की झोपड़ियों को सजाने के लिए भी किया जाता है। ये है हमारा वारली पेंटिंग। अब देखते हैं लघु चित्रकारी। लघु चित्र भारतीय, इस्लामी और फारसी कला शैलियों के संयोजन को दर्शाते हैं। ये कला रूप 16वीं शताब्दी का है और विषय आमतौर पर लड़ाई, अदालत के दृश्य चित्र, वन्य जीवन, स्वागत समारोह, शिकार के दृश्य, पौराणिक कहानियाँ आदि पर केंद्रित होते हैं। कागज़ आधारित वासली में प्राकृतिक पत्थर के रंगों का उपयोग किया जाता है। इन चित्रों का निर्माण लघु चित्रकला मुगल, राजस्थान, दक्कन, कांगड़ा, मालवा, पहाड़ी आदि जैसे लघु चित्रों के कई विशिष्ट विद्यालयों में विकसित हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा लघु चित्रकारी। अब देखते हैं कलमकारी। फारसी रूपांकनों से गहरा संबंध रखने वाली ये कला 3000 से अधिक वर्षों से प्रचलन में है। कलमकारी का नाम कलम या कलम से लिया गया है और इसका अर्थ है कलम से चित्र बनाना। ठीक है, हाथ और ब्लॉक प्रिंटिंग की ये जीवी कला आंध्र प्रदेश में पीढ़ियों से जीवित है। कलमकारी कला में हरा रंग, हरा, जंग, नील, सरसों और काला जैसी मिट्टी के रंग शामिल है। आज इस कला का उपयोग जातीय परिधानों में किया जाता है और इसमें जो है जीव जंतुओं और वनस्पतियों से लेकर महाभारत या रामायण जैसे महाकाव्यों तक का चित्रण किया जाता है। ये है हमारा कलमकारी चित्रकला। अब है लघु शायद मैंने पढ़ा था ना, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। अब है तंजौर पेंटिंग। ठीक है, तंजौर पहली बार 16वीं शताब्दी में चोल शासन के तहत चित्रित इस पेंटिंग की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुई थी। ये अपनी शानदार सजावट, जीवंत रंगों और समृद्ध सतहों के लिए जाना जाता है। विषय मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं पर केंद्रित है। ये पेंटिंग लकड़ी की तख्ती पर बनाई जाती है और मुख्य विषयों को हमेशा केंद्र में चित्रित किया जाता है। इस चित्रकला की शैलियाँ दक्कनी और मराठा कला के साथ साथ यूरोपीय शैलियों के समान है। ओके, ये हो रहा हमारा तंजौर पेंटिंग। वैसे ज़्यादा भी लंबा नहीं है, आप एक एक करके आराम से पढ़ोगे ना, आपको आराम से याद भी हो जाएगा और फिर आपको लिखने में भी आसानी होगी। अब भारतीय कला का इतिहास रूप देखते हैं। वास्तुकला। भारतीय कला के इतिहास के मध्ययुगीन काल के उत्तरार्ध के दौरान वास्तुकला ज़्यादा धार्मिक स्मारकों और इमारतों पर केंद्रित थी। संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तुकला की 2 सबसे बड़ी रचनाएं खजुराहो में कंदरिया महादेव हिंदू मंदिर है जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया और आगरा में 17वीं शताब्दी में निर्मित ताजमहल है। भारतीय कला का इतिहास रूप। ठीक है, वास्तुकला। चित्रकला के विद्यालय। भूगोल, जलवायु, जनसांख्यिकी और स्थानीय संस्कृति परंपराओं में विविधता के कारण देश में चित्रकला की श्रेणियों की एक विविध श्रृंखला है। भारतीय कला ने क्षेत्रीय आधार पर और क्षेत्रीय सीमाओं में महसूस किए गए कलात्मक प्रभाव के कारण आकार लिया। भारत में पेंटिंग और कला रूप, चित्र, रेखा चित्र और पेंटिंग दोनों के लिए विभिन्न श्रेणियों और दृष्टिकोणों का एक जटिल पैचवर्क है। भारतीय कला के इतिहास में कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग हैं। तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि कौन सी पेंटिंग की इतने सदियों से चली आ रही है। तो ये सारा हो गया हमारा। और अब देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम, उनके लिए भी मैंने बनाया है। ये रहा हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन आर्ट। ये सारा आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है, एंसाइन टाइम, इंडस वैली आर्ट, बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म, फिर इस्लामिक, फिर इंडिपेंडेंस एरा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट स्टाइल्स,
मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। तो फिर जो है हम इसका यूनिट 2 करने वाला है। शायद यूनिट 2 में जो है ना स्कल्पचर ऐसा कुछ दिया गया है, ये भी हम बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ाई में आसानी हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सॉरी बाय, गुड बाय नहीं बोलना चाहिए था, मुझे गलत कह दिया मैंने।